नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। पहलगाम वाक़े पर लगा इंसानियत के जख्म पर मोहब्बत की मरहम। कश्मीर की वादियों से निकली एक कहानी, फजीला जान की जुबानी। पुंछ की वादियों में गूंजा कौमी एकता का पैगाम, जब मजहब नहीं इंसानियत बनी पहचान। सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम में बेगुनाहों पर हुए हमले की, जहां इस हमले की वजह से एक तरफ डर और मातम पसरा था, वहीं दूसरी जानिब इंसानियत ने एक नई उम्मीद की लौ जलाई। मजहब, जात पात और जुबान की दीवारें गिर गई और पूरे मुल्क ने एक आवाज में कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। वादी कश्मीर समेत पूरे मुल्क भर में उठी आवाज ये बताती है कि जख्म कितने भी गहरे हो, जब साथ हो इंसानियत तो हर दर्द पर मरहम बन जाती है। ये महज एक हादसा नहीं था, ये एक सबक था जिससे कि हम टूटे नहीं बल्कि और भी ज्यादा जुड़ गए, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो नफरत की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल की शाम, जब पहलगाम की हसीन वादियां सैलानियों की हंसी से गूंज रही थी, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को एक पल के लिए ठहरा दिया। वहां हुए दहशतगर्द हमले में 28 बेकसूर सयाहों की जान चली गई। ये सिर्फ हमला नहीं था, बल्कि कश्मीर की रूह में बसी हुई इंसानियत की रोशनी को बुझाने की कोशिश थी। मगर इस नापाक मंसूबे के जवाब में जो लौ जली, वो नफरत से कहीं ज्यादा तेज और सच्ची थी। लोगों के अंदर एक जज्बा जाग उठा, वो जज्बा जो मजहब, जुबान, इलाका भूलकर इंसानियत के नाम पर खड़ा हुआ और सबके जुबान पर दहशतगर्दों के खिलाफ नफरत और मरने वालों को लेकर दुख का इजहार था। पहलगाम में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। हमने आज प्रोटेस्ट किया है, जो भी उसमें मुलविस है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही हम भी कहते हैं कि जो टेररिस्ट होता है, जो बेगुनाह खून करता है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जहां आजकल यहाँ हालात ठीक थे, टूरिस्ट आते थे, यहाँ का जो नौजवान बेरोजगार था वो अपना काम करता था, उनसे पैसा लेता था, खुद चलता था, होटल वाले काम करते थे, जितने भी हमारे यहाँ इसके साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, सबों को ये नुकसान हुआ है। और हमें ये शर्मिंदगी हुई है कि जम्मू कश्मीर का नाम इन्होंने बदनाम कर दिया। हमले के बाद किसी ने मजहब नहीं पूछा, किसी ने जात पात नहीं देखी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर एक सुर में कहा, ये हमारी जंग नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है। हादसे के चंद घंटे बाद ही पूरे मुल्क समेत श्रीनगर से जम्मू तक एक ही आवाज उठी, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। ये कोई सियासत नहीं थी, ये ज़मीर की आवाज थी जो पूरी वादी में गूंज रही थी। कश्मीर ने दुनिया को दिखाया कि दिलों का इत्तेहाद किसी भी हमले से बड़ा होता है। और बुज़दिलाना हरकत जो है पहलगाम के अंदर की गई, जो मासूम लोगों की, हमारे भाइयों की जाने गई है, कई बहनों के सुहाग उजड़ गए, कई बच्चों के माँ बाप उनसे बिछड़ गए। मैं पुरजोर अल्फाज में ये मजम्मत करता हूं और अपनी हुकूमत हिंद से ये फिर से इल्तिजा करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी बेगुनाह नहत्ते को मार के कौन सा गोल अचीव होगा? आप बताइए। ये उन मासूमों का कत्लेआम नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्लेआम किया गया है। पूरी इंसानियत को शर्मसार है आज इस चीज के आगे। शहरों की हलचल जरूर थम गई थी, लेकिन रिश्तों की गर्मजोशी मजीद बढ़ गई थी। टैक्सी ड्राइवर्स ने कहा, टूरिस्ट हमारे मेहमान हैं, किराया नहीं, मोहब्बत चाहिए।
वहीं हर मकामी बाशिंदे के चेहरे पर उनके मेहमानों पर हुए हमले को लेकर जबरदस्त गम और गुस्से का गुबार था। बच्चों ने भी अपनी दुआओं में अमन की बात दोहराई और इस बुज़दिली की हरकत पर अफसोस जाहिर किया। खास बात ये रही कि ये कोई इंतजामी हुक्म नहीं था, ये कश्मीर के अवाम की खुद की पहल थी। मैं सुबह 5:30 बजे से फ्री सर्विस दे रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए, स्पेशली टूरिस्ट के लिए फ्री सर्विस है। बराबर शाम 6 बजे तक अभी फ्री सर्विस रहेगी। बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। जब मैंने कल सुना कि मेरी आंखें नम हो गई। पूरा कश्मीर रो रहा है इस बात पे। हम सब ने दुआ की है उनके लिए, जो जख्मी है उन सब के लिए, जो चले गए उनके लिए शांति की दुआ भी की है। कभी कभी गम हमें तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ देता है। 22 अप्रैल की वो तारीख सिर्फ एक हादसे की याद नहीं बल्कि एक सबक बन गई कि इंसानियत जिंदा है। ये वो जज्बा है जो कहता है हम दर्द बांट सकते हैं, हम डर नहीं सकते। कश्मीर की वादियां आज भी ये बताती हैं कि चाहे जितनी भी साजिशें हों, जब तक मोहब्बत साथ है तब तक हर जख्म पर एक फूल खिलेगा। और अब आपका तारुफ कराते हैं श्रीनगर की फाजिला जान से, जिन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स की पढ़ाई कर अपने हुनर को नई उड़ान दी। कैलीग्राफी और पेंटिंग को उन्होंने डिजिटल दुनिया से जोड़ा और आज उनका हर फन दुनिया भर में सराहा जा रहा है। फाजिला सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक मिसाल है कि जुनून, तालीम और टेक्नोलॉजी मिलकर कैसे ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। उनकी हर तख्लीक अपने वतन की खूबसूरती और सकाफत की एक अक्कासी होती है। आइए बात करते हैं फाजिला जान से और जानते हैं उनके सफर के बारे में। फाजिला, सबसे पहले आप अपना तारुफ दें और साथ ही अपनी तालीम के बारे में भी बताएं। मेरा नाम फाजिला जान है और मैं ईदगाह अलीजन रोड से बिलोंग करती हूँ और करंट अभी मैं बैचलर्स कर रही हूँ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। 10th तक मेरी एजुकेशन शाहीन पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद मेरा 12th कोठी बाग हायर सेकेंडरी स्कूल से हुआ। उसके बाद 12th के डायरेक्ट बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करना स्टार्ट कर दिया और अभी वहाँ पर मेरा 2nd ईयर है। चलिए ये बताएं कि आपको इस कैलीग्राफी का आइडिया कैसे आया? कैलीग्राफी के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लाइक अरबिक कैलीग्राफी होती है और उर्दू कैलीग्राफी होती है। और इसमें अगर देखिए कश्मीर में ज़्यादातर जो लोग होते हैं, एक तो वो कैलीग्राफी को पसंद करते हैं और ज़्यादा अपना नाम वगैरह कैलीग्राफीज वगैरह ऑर्डर करना पसंद करते हैं। तो बेसिकली हर इंसान को चाहिए कि उसके पास पैसा आए, उसके पास ऑर्डर्स आए, उसकी जो लाइफ है वो स्टेबल रह सके। तो इसीलिए मैंने कैलीग्राफी पर ज़्यादा फोकस किया और कैलीग्राफी सीखने की ट्राई की। अभी करंट भी मैं सीख रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कैलीग्राफी के। अच्छा ये बताएं कि आपने आर्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया? आर्ट मेरे हिसाब से जब बचपन से मैं आर्ट करती थी तो स्टार्टिंग ऐसा था कि मैं स्कूल में डायग्राम्स वगैरह बनाती थी, लोगों को अच्छा लगता था। जो मेरे क्लासमेट्स थे वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, मेरी टीचर्स जो थे वो मुझे अप्रिशिएट करते थे। जब भी कंपटीशन वगैरह होता था स्कूल में तो टीचर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि तुम्हें इतनी अच्छी पेंटिंग आती है, वो पिक्चर्स क्लिक करते थे उस चीज़ की। तो कहीं ना कहीं मुझे हौसला मिला कि नहीं, शायद मैं इसमें बेटर हूँ। पहले मुझे लगता था शायद मैं इसमें सिर्फ अच्छी हूँ तो ठीक है, एज अ साइड हॉबी ठीक है। तो फिर जब मेरा 12th हुआ उसके बाद मुझे एक डिसीजन लेना था, या तो मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना था या तो मुझे आर्ट को कंटिन्यू करना था। क्योंकि वहाँ पे अगर मैं स्टडीज़ लेती तो आर्ट को छोड़ना था और अगर आर्ट लेती तो स्टडीज़ को छोड़ना था। इवन मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी। मैंने 12th के बाद फिर CUT एग्ज़ाम भी दिया था। मेरा 12th तक मैथमेटिक्स था तो मेरा वो था कि मैं उसमें ही जाऊँगी, उसी में करूँगी। बट मैंने फिर CUT दे के भी फिर लास्ट पॉइंट मैंने स्टडीज़ को छोड़ दिया और अभी मैं आर्ट में ही बैचलर्स कर रही हूँ क्योंकि एक इमोशनल कनेक्शन है आर्ट के साथ। फाजिला, जब भी आप कुछ नया बनाती हैं तो उसके लिए आपको क्या तैयारियां करनी होती है? इसमें अलग चीज़ होती है। सपोज मेरे कुछ आर्ट वर्क्स है वो कॉपीड है, लाइक मैंने कहीं से देखे और मैंने बनाए। और उससे भी टफ होता है आर्ट वर्क अपने इमेजिनेशन से बनाना। लाइक हमें यूनिवर्सिटी में भी सिखाया जाता है कि आप पहले अपना आइडिया लाओ,
ایک آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جس کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے. نہیں تو آرٹ کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے, کوئی بھی بچہ کاپی کر سکتا ہے, اس کو آرٹسٹ نہیں بولا جاتا. آرٹسٹ وہ ہوتا ہے جو آرٹ امیجنیشن سے بناتا ہے, جو اپنی امیجنیشن سے پہلے آئیڈیا کریٹ کرتا ہے, پھر اس آئیڈیا پہ کام کرتا ہے, پھر اس کو پینٹ کرتا ہے. لائک اگر ایک آرٹسٹ ایک نارمل پرسن کو دکھائے گا کہ یہ میری پینٹنگ ہے, تو نارمل پرسن کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. تو یہ ایک آرٹسٹ ہی سمجھ سکتا ہے, اس کے وہ اون تھاٹ سے بنی ہوتی ہے, اور وہ اپنی ایموشنز کو ایک پینٹنگ میں لاتا ہے. لائک اسے کوئی ابھی وہ کسی ٹراما سے گزر رہا ہے, کسی خوشی سے گزر رہا ہے, تو وہ اپنے کینوس پہ وہ خوشی ظاہر کرتا ہے. تو ایک آرٹسٹ میں سب سے خوبی بڑی یہی ہوتی ہے. فاضلہ, آپ کی پینٹنگ کا فوکس کس موضوع پر خاص طور پر ہوتا ہے؟ ابھی میں کرنٹ فوکس کر رہی ہوں پینٹنگز وغیرہ جو ہے کشمیر بیسڈ ہی. میں ابھی ریسنٹ اپنے ٹیچر سے پوچھ رہی تھی کہ کشمیر بیسڈ اگر میں کچھ پینٹنگز بنانی ہے تو میں کیسے بناؤں گی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس پہ تم اگر ایک پینٹنگ بنانی ہے, سپوز ایک کشمیر کی پینٹنگ بنانی ہے, اس میں ماؤنٹینز آئے گا, ڈل آئے گا, شکارا آئے گا, تو پہلے تم وہ الگ الگ سیکھو بنانا, دین تم اسے کینواس پہ ڈراپ کرو, تو ویسے تمہیں ایک اچھا آئیڈیا ملے گا, اچھی کریٹیوٹی بنے گی, اور ایک آرٹسٹک لک آئے گا. اگر ہم اپنے کشمیر کو, کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. جو ریسنٹ سون میراث تھا, وہاں پہ بھی کشمیر کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا تھا. وہاں پہ ہر سائڈ سے کشمیر کے کلچر کو دکھایا جا رہا تھا, کشمیر کا کلچر کیسا تھا, اس کا پاسٹ کیسا تھا, اس کا ابھی فیوچر کیسا ہے, اس کا کرنٹ کیسا ہے. وہاں پہ ہٹس وغیرہ بنائے گئے تھے, وہاں پہ ڈل, شکارا, حضرت بل, ہر کوئی جو کشمیر کا ایک اچھا پوائنٹ ہے, ایک ٹورسٹ پوائنٹ ہے سپوز, وہ دکھایا گیا. تو کشمیر کے کلچر کو اگر ہم باہر بھی پروموٹ کر سکیں, کشمیر کی بیوٹی کو دکھا سکیں, تو بیسٹ ہے. فاضلہ, ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جموں کشمیر کی باقی خبروں پر آگے بڑھنے سے پہلے اب بات کرتے ہیں دیش اور دنیا کی خبروں کی. آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر. مصری شام این سم مناتے ہیں, ایک روایتی مصری تہوار جو موسم بہار کے اعلان کا آغاز کرتا ہے. ایک خاص کھانا ہیرنگ اس جشن کی نشاندہی کرتا ہے, ایک سموکڈ اور نمکین مچھلی. ہیرنگ کو مصر میں کچھ مذہبی اور نیشنل ہالیڈیز پر روایتی کھانا سمجھا جاتا ہے. مصر کے لوگ پورے سال اس کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں. شام این سم میں ہیرنگ کھانا شامل ہے, جسے عام طور پر پیاز اور نیمبو کے ساتھ پروسا جاتا ہے. مصری لوگوں کا کہنا ہے کہ شام این سم اس خوبصورت کھانے کے بغیر نہیں گزر سکتا. الجیریا کے 3 روزہ کلنری آرٹ فیسٹیول میں بہترین روایتی ڈش کا مقابلہ کرنے کے لیے 14 ممالک کے باورچی الجیریا پہنچے. یہ مقابلہ حصہ لینے والے ممالک کے ثقافتی اور پاک ثقافتی ورثے کا جشن ہے, اور اس کا مقصد کھانا پکانے کے علم کے تبادلے کو فروغ دینا ہے. گولڈن افناک ایسوسی ایشن فار ٹورزم اینڈ کلنری آرٹس کے زیر اہتمام یہ میلہ فلیورز آف آور اینسیسٹرز کی موضوع پر شروع ہوا. ترکی، شام، اٹلی، مصر اور رسیا جیسے الجیریا اور بیرونی ملک سے تعلق رکھنے والے 180 سے زائد شرکا نے خیمے میں اپنے روایتی پکوان اکٹھے پکائے. شرکا نے کھانے کے ذریعے ثقافتی تبادلے کی اہمیت پر زور دیا. ہنگری کے گاؤں سیسومور میں اپنی صدیوں پرانی ایسٹر روایت کو برقرار رکھا ہے کہ خواتین کو برف کے ٹھنڈے پانی سے ڈبانا, لیکن ایک نئے موڑ کے ساتھ. ایسٹر کے روایتی تہواروں میں مرد خواتین پر پانی ڈالتے ہیں, لیکن سیسومور میں خواتین اپنا بدلہ لیتی ہیں. روایتی لوگ ملبوسات پہنے ہوئے وہ ایک مزیدار واٹر فائٹ کرتے ہیں, جن میں گھوڑے کی گاڑیوں میں سوار لڑکے لڑکیوں پر پرانی بالٹیوں سے پانی ڈالتے ہیں. لڑکیاں پھر بدلہ لیتی ہیں اور لڑکوں کا پیچھا کرتی ہیں اور ان پر پانی کی بوچھار کرتی ہیں. آج کل ٹھنڈے پانی کی بالٹیوں سے پانی پھینکنے کی روایت اکثر خواتین کے سروں پر پرفیوم کی اسپرے سے بدل گئی ہے.
अब बात करते हैं जिला पुंछ की, जहां फौज की जानिब मुनक्किद कौमी एकता मीटिंग ने इंसानियत की एक नई मिसाल पेश की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई इस मौके पर एक साथ बैठे और अमन का पैगाम दिया, ये दिखाते हुए कि दिलों का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। फौज ने इस तरह इकदाम के तहत न सिर्फ सरहदों की हिफाजत की, बल्कि मुआशरे को जोड़ने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। फौज की इस पहल ने बताया कि सच्ची ताकत मजहब में नहीं, एकता में होती है, और जब हर दिल में हिंदुस्तान बसता हो तो फिर कोई साजिश हमें जुदा नहीं कर सकती। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ की, जहां की पुरअमन वादियों में भाईचारे का पैगाम गूंज उठा। फौज की 93 पुंछ ब्रिगेड की जानिब गुज़िश्ता दिनों कौमी एकता मीटिंग मुनक्किद की गई, जहां मजहब, जात पात और नजरियात को नहीं, इंसानियत को जगह मिली। इस इकदाम का मकसद एक दूसरे को समझना, लोगों को करीब लाना और ये समझाना था कि यहाँ कसरत में वहदत की मिसाल देखी जा सकती है। फौज की ये कोशिश एक पुल बनकर उभरी, जिसने दिलों को जोड़ा और दूरियां मिटाई। ये महज एक मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, मुल्क को मुत्तहिद करने का। मैं इस वाक़ये की शदीद अल्फाज के अंदर जो है वो मजम्मत करता हूँ। कोई भी धर्म, दुनिया का किसी भी जगह के अंदर कोई भी धर्म और उसके साथ जुड़ने वाला कोई भी धार्मिक शख्स जो है इस वाक़ये की निंदा किए बगैर नहीं रह सकता है। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे कातिलों को पकड़ा जाए और इनको जो है वो दंडनीय अपराध किया जाए और इन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। और अपनी यूटी जम्मू कश्मीर के सारे निवासियों से, जितने भी वो सारे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि सदियों से जो हमारा रिवायती भाईचारा हमारे जम्मू कश्मीर की एक खूबसूरत परंपरा की शक्ल में उभरा है और सयाहों का हमेशा यहाँ बड़े दिल और खुले दिल के साथ स्वागत किया गया है, ये रिवायत हमेशा हमारे समाज और हमारी सोसाइटी में बरकरार रखनी चाहिए और ये भी दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा करारा जवाब होगा और उसकी शिकस्त यकीनी होगी। इस मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर बिरादरी के नुमाइंदे एक साथ बैठे और उनके अल्फाज अमन के ख्वाब की अक्कासी कर रहे थे। सभी का यही मानना था कि दीन का रास्ता दिलों को जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं। ख्यालात का ये संगम एक पैगाम की तरह था, जो हमें बताता है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले भी एक ही कौम के वफादार बेटे हैं। पुंछ में कौमी भाईचारा है और शुरू से लेकर अब तक जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता चली आ रही है, उसको रिप्रेजेंट किया। और कमांडर साहब की यही एक्सपेक्टेशन थी कि ये भाईचारा आगे भी चलते रहना चाहिए और कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो जो है वो वायरल नहीं होनी चाहिए जिससे कि कौमी एकता में फर्क पड़े। काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर मजहबी रवादारी और भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। इसकी झलक हर बरस मुनक्किद होने वाले श्री अमरनाथ जी की यात्रा में देखने को मिलता है, जहां मुल्क भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सिख और मुस्लिम बिरादरी की जानिब जगह जगह लंगर का इंतजाम किया जाता है। ऐसे में ये सोचना भी बेमानी है कि पहलगाम जैसा वाकया यहाँ की सकाफत, रिवायत और भाईचारे को थोड़ा भी नुकसान पहुँचा पाएगा। उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो कि पुंछ के अंदर नाटो ऑडिटोरियम के अंदर रखा है, जिस दे विच हर धर्म के लोगों को बुलाया गया और खास करके धार्मिक आगू जिहड़े सन उन्होंने जो है एक उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे ने और मैसेज एक ही दिता गया कि आपसी भाईचारा जिहड़ा है इसनूं असीं कायम दायम रखीए। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत है, इस दे विच किसी भी तरह की कोई दरार जिहड़ी है ना पा सके, कोई दुश्मन जिहड़ा है इस जो एकता है भाईचारा इसनूं खत्म ना कर सके। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम जिहड़ा है और बड़ा अच्छा मैसेज जिहड़ा है। श्रीनगर में जो हालात पैदा हुए, एक तो उसको कंडेम किया गया, तो दूसरा सभी जो रिलीजियस लोग थे, प्रीचर्स थे, जो सभा सोसाइटीज़ थी, उनके हेड्स ने सेना को ये आश्वासन दिया कि
कि हमारा एकता और भाईचारा जो है वो पहले से भी अब स्ट्रांग होगा। हम लोगों की तरफ से सेना को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी और हम सब लोग शाना बशाना जो है इस देश की एकता और अखंडता के लिए सेना के साथ खड़े हैं और हम लोग जब सेना को हमारी जरूरत पड़ेगी हम सेना के साथ हैं। फौज न सिर्फ सरहद की हिफाजत करती है बल्कि मुआशरे की बुनियाद भी मजबूत कर रही है। चाहे मिनी मैराथन हो, मेडिकल कैंप हो या सकाफती प्रोग्राम, हर सरगर्मी लोगों को करीब ला रही है। कौमी एकता मीटिंग उसी कोशिश का हिस्सा है। एक ऐसा अल्हाम है कि तब्दीली बंदूक से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से आती है। ये सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं था, ये आगाज है उस हिंदुस्तान का जो हर दिल में बसता है, एक अखंड और अटूट। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। अमर महल पैलेस ईंटों और दीवारों से ज्यादा ये जम्मू के शाही माजी की रूह है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की कला दीक्षा सीरीज के तहत गुरु श्री खेमराज SNA अवॉर्डी जम्मू की रहनुमाई में कुड लोक रक्स पर जारी तरबियती प्रोग्राम की झलकियां। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक DCs और SSPs के इजलास की सदारत की। इन्हें वजारत दाखिला की तरफ से मुत्तला करदा आखिरी तारीख के मुताबिक जम्मू कश्मीर UT से पाकिस्तानी शहरियों के अखराज को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब और जरूरी कार्रवाई करने की हिदायत की। कश्मीर वादी में सयाहों की मदद के लिए 24/7 डिविजनल लेवल हेल्पलाइन कायम की गई। डिविजनल कमिश्नर DC श्रीनगर ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का दौरा किया और हेल्पलाइन के कामकाज का मुआयना किया। आखिर में बात करते हैं हीरानगर सेक्टर की, जहां सरहद पर बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर काश्तकार अपने खेतों से अपने फसल समेटने में जुटे हैं। एग्रीकल्चर महकमा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के मुश्तरका कोशिशों से मशीनें लगाई गई है ताकि फसलों की कटाई महफूज तरीके से हो सके। सरहदी गांव में एग्रीकल्चर महकमा के अफसरान ने खुद पहुंचकर कटाई की शुरुआत कराई और काश्तकारों को हर मुमकिन मदद फराहम की। जीरो लाइन पर काश्त के बावजूद खेतों में मेहनत रंग लाई है और सरहद पर इस बार गंदुम की बम्पर पैदावार ने उम्मीद की नई फसल बो दी है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। हीरानगर सेक्टर, जो कि भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर वाक़ है, जम्मू जिले का एक हसास इलाका है। ये सरहद तकरीबन 35 किलोमीटर लंबी है, जिससे सरहदी गांवों की हिफाजत और ज़रूरी सरगर्मियों को चैलेंज दरपेश हैं। इस इलाके में बाड़ लगाई गई है, जिससे सिक्योरिटी को मजबूत बनाया गया है। ताहम कुछ मकामात पर बाड़ लगाने या रुकावटों की अदम मौजूदगी है। काश्तकारों के लिए ये इलाका न सिर्फ ज़रूरी जमीन है, बल्कि ये इनकी जिंदगी और रोजगार की बुनियाद भी है। इसलिए काश्तकार सरहद पर जारी टेंशन के मद्देनजर अपनी फसलों की कटाई तेजी से कर रहे हैं। सर, अभी आज ही कटाई शुरू की है। आगे तो BSF की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग मिल रहा है, कपाइन दी है, ट्रैक्टर दिए हैं और बड़ी फैसिलिटी दी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम खत्म हो। ऐसे मुश्किल वक्त में काश्तकारों की ढाल बनकर सामने आए हैं BSF के जवान और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान। BSF के जवान 24 घंटे सरहद की निगरानी कर रहे हैं ताकि किसान बेफिक्र होकर कटाई कर सकें। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने न सिर्फ मशीनरी मुहैया कराई है, बल्कि खेतों तक जाकर किसानों को तकनीकी मदद भी फराहम की है। सरहदी इलाकों में 3 कंबाइन हार्वेस्टर और 15 ट्रैक्टर तैनात किए गए हैं ताकि 350 एकड़ रकबे पर खड़ी हुई फसल की बरवक्त कटाई की जा सके।
इस मुहिम को सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी की मुश्तरका ताकत हासिल हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें ट्रैक्टर दिए हैं, मशीनें दी हैं जो कटाई वाली, तो बहुत फैसिलिटी दी है। अभी हल रूटावीटर वगैरह बहुत कुछ दिया है, तो उसकी वजह से हम पहले जो 15 दिन लगते थे, महीना लगता, अभी तो 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से होने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के पेश नजर यहाँ काश्तकारों ने काश्तकारी बंद कर दी थी, जिसके बाद महकमे ने 2021-22 से ही पहल शुरू कर दी थी और काश्तकारों को आहिस्ता आहिस्ता बाढ़ के इस पार पड़ी अपनी जमीनों पर दोबारा काश्त शुरू करने की तरकीब दी गई। इस बार रबी 2024-25 में 90 काश्तकारों ने हिम्मत दिखाई और खेतों में गेहूं बोया। अब जब फसल तैयार है तो उसे महफूज तरीके से काटने की पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया ने खुद उठाई है। मौसम के हिसाब से इस वक्त जो गेहूं है उसकी कटाई का समय है और हमने यहाँ 3000 कनाल जो है वो गेहूं लगाई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, उनके निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी कटाई हो, चूँकि हालात भी तो हमने आज सुबह ही 4 कंबाइन हार्वेस्टर और बाकी की जितनी मशीनरी है वो सारी आज सामने ही हमारा इंडो पाक फेंस है, इसके पार गए हैं फार्मर्स। और मैं भी यहाँ आया था फार्मरों का हौसला अफजाई हो जाए और हमारी कोशिश है कि दिन रात लगा के हम 1-2 दिन में ही पूरी हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट करें। जब सरहद पर सिक्योरिटी और ताउन की बुनियाद मजबूत हो तो किसान न सिर्फ अपनी जमीन काश्त कर सकते हैं बल्कि वो अपना मुस्तकबिल भी संवार सकते हैं। ये हीरानगर सेक्टर की कहानी है हिम्मत, हरियाली और तहफ्फुज़ की। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।